स्वागत है मित्रों, आज के इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं का अध्याय 3 वनस्पति जगत। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप हमारे नए चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपको ऐसी ही वीडियोस हम डेली कक्षा 11वीं एवं 12वीं की जीव विज्ञान की उपलब्ध कराते हैं। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। अध्याय 3 वनस्पति जगत। पिछले अध्याय में हमने विटेकर द्वारा सुझाए गए सजीवों के प्रमुख वर्ग के विषय में पढ़ा था। इसमें उन्होंने 5 किंगडम मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, एनिमिलिया तथा प्लांटी सुझाए थे। इस अध्याय में हम प्लांटी जगत, जिसे वनस्पति जगत भी कहते हैं, के बारे में तथा वर्गीकरण के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। हमें यहाँ इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि वनस्पति जगत के विषय में समयानुसार परिवर्तन आया है। फंजाई तथा मोनेरा तथा प्रोटेस्टा वर्ग के सदस्य, जिनमें कोशिका भित्ति होती है, अब प्लांटी के वर्ग से निकाल दिए गए हैं। यद्यपि वे पहले दिए गए वर्गीकरण के अनुसार एक ही जगत में होते थे। इसीलिए साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें नील हरित शैवाल कहते हैं, अब शैवाल नहीं है। इस अध्याय में हम प्लांटी के अंतर्गत शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म के विषय में पढ़ेंगे। आओ इस तंत्र को प्रभावित करने वाले बिंदुओं को समझने के लिए एंजियोस्पर्म के वर्गीकरण को देखें। पहले दिए गए वर्गीकरण में हम आकारिकी के गुणों जैसे प्रकृति, रंग, पत्तियों की संख्या तथा आकृति के आधार पर आदि पर वर्गीकरण करते हैं। वे मुख्यतः कायिक गुणों अथवा पुमंग की रचना के आधार पर हैं तथा लिनियस के अनुसार ऐसे वर्गीकरण कृत्रिम थे, क्योंकि उन्होंने बहुत ही समीप वाली संबंधित स्पीसीज को अलग कर दिया था। इसका कारण था कि वे बहुत ही कम गुणों पर आधारित थे। कृत्रिम वर्गीकरण में कायिक तथा लैंगिक गुणों को सामान्य मान्यता दी गई थी। यह अब स्वीकार नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कायिक गुणों में प्रायः पर्यावरण के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। इसके विपरीत प्राकृतिक वर्गीकरण जीवों में प्राकृतिक संबंध तथा वाह गुणों के साथ साथ भीतरी गुणों जैसे परारचना, शारीर, भ्रूण विज्ञान तथा पादप रसायन के आधार पर विकसित हुआ है। पुष्पी पादपों के इस वर्गीकरण को जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डाल्टन हुकर ने सुझाया था। वर्तमान में हम जातिवृत्ति वर्गीकरण तंत्र, जो विभिन्न जीवों में विकासीय संबंध पर आधारित है, को स्वीकार करते हैं। इससे यह पता लगता है कि समान टैक्सा के जीव के एक ही पूर्वज थे। अब हम वर्गीकरण की कठिनाइयों को हल करने के लिए विभिन्न सूचनाओं तथा अन्य स्रोतों का उपयोग करते हैं। यह तब और भी कठिन हो जाता है उसके पक्ष में कोई भी जीवाश्मी प्रमाण उपलब्ध न हो। संख्यात्मक वर्ग की, जिसे अब सरलता से कंप्यूटरीकृत किया जा सकता है, सभी अवलोकनीय गुणों पर आधारित है। सजीवों के सभी गुणों को एक नंबर तथा एक कोड दिया गया है और उसके बाद इसे प्रोसेस किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुण को समान महत्व दिया गया है और उसी समय सैकड़ों गुणों को ध्यान में रख सकते हैं। आज वर्गीविधि भ्रांतियों को दूर करने के लिए कोशिका वर्गीकी को कोशिका वैज्ञानिक सूचनाओं जैसे क्रोमोसोम की संख्या, रचना, व्यवहार तथा रसायन वर्गीकी, जो पादपों के रासायनिक कारकों का उपयोग करते हैं। आइए शैवाल के बारे में पढ़ें। शैवाल क्लोरोफिल युक्त सरल थैलाइड स्वपोषी तथा मुख्यतः जलीय जीव है, जो अन्य आवास जैसे नमयुक्त पत्थरों, मिट्टी तथा लकड़ी में भी पाए जाते हैं। उनमें से कुछ कवक तथा प्राणियों के संगठन में भी पाए जाते हैं। शैवाल के माप तथा आकार में बहुत विभिन्नता होती है। ये कॉलोनी जैसे वॉल्वॉक्स तथा तंतुमय जैसे यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगारा तक हो सकते हैं। इनमें से कुछ शैवाल जैसे केल्प बहुत विशालकाय होते हैं। शैवाल कायिक, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन करते हैं। कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। इसके प्रत्येक खंड में थैलस बन जाता है। अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणु द्वारा होता है। सामान्यतः ये बीजाणु जूस्पोर होते हैं। इनमें कशाभी अर्थात फ्लैजिला होता है, जो चलायमान होता है और ये चलायमान होता है। अंकुरण के बाद इनमें पौधे बन जाते हैं। लैंगिक जनन में 2 युग्मक संलयित होते हैं। वे युग्मक कशाभियुक्त तथा माप में समान हो सकते हैं अथवा फ्लैजिला विहीन लेकिन समान माप वाले हो सकते हैं। ऐसे जनन को समयुग्मकी कहते हैं। जब विभिन्न माप वाले 2 युग्मक संगलित होते हैं तब उन्हें असमयुग्मकी कहते हैं। जैसे यूरोडायरा की कुछ स्पीसीज विषम युग्मकी लैंगिक जनन में एक बड़े अचल मादा युग्मक से एक छोटा चलायमान नर युग्मक संगलित होता है, जैसे वॉल्वॉक्स, फ्यूकस आदि। शैवाल वर्ग तथा उनके महत्वपूर्ण गुणों का सारांश तालिका में दिया गया है। मनुष्य के लिए शैवाल बहुत उपयोगी है। पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग शैवाल स्थित करते हैं। प्रकाश संश्लेषी जीव होने के कारण शैवाल अपने आसपास के पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देते हैं। ये ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जलीय प्राणियों के खाद्य चक्रों का आधार है। पोरफायरा, लैमिनेरिया तथा सरगासम की बहुत सी स्पीसीज, जो समुद्र की 70 स्पीसीज में से हैं, भोजन के रूप में उपयोग की जाती हैं। कुछ समुद्री भूरे तथा लाल शैवाल बहुत ही अधिक कैरागिन का उत्पादन करते हैं, जिनका व्यावसायिक उपयोग होता है। गिरेडियम तथा ग्लेसेरिया के एगार प्राप्त होता है, जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है। क्लोरेला तथा स्प्रुलाइना एक कोशिक शैवाल हैं। इनमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है, यहाँ तक कि इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भी भोजन के रूप में करते हैं। शैवाल 3 प्रमुख भागों में विभक्त किया जाता है: क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और तथा रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्रायः हरा शैवाल कहते हैं। ये कोशिक कोलिनमय अथवा तंतुमय हो सकते हैं। क्लोरोफिल ए तथा बी के प्रभावी होने के कारण इनका रंग हरी घास की तरह होता है। वर्णक सुस्पष्ट क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। क्लोरोप्लास्ट डिस्क प्लेट की तरह जालिकाकार, कप के आकार, सर्पिल तथा रिबन के आकार हो सकते हैं। इसके अधिकांश सदस्यों के क्लोरोप्लास्ट में एक अथवा एक से अधिक पाइनेराइड होते हैं। पाइनेराइड स्टार्च होते हैं। कुछ शैवाल तेल बुंदक के रूप में भोजन संचरित करते हैं। हरे शैवाल में प्रायः एक कठोर कोशिका भित्ति होती है, जिसकी भीतरी सतह सेल्यूलोज की तथा बाहरी सतह पेक्टोज की बनी होती है। कायिक जनन प्रायः तंतु के टूटने से अथवा विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं के बनने से होता है। अलैंगिक जनन फ्लैजिला युक्त जूस्पोर से होता है। जूस्पोरेंजिया में बनते हैं।
लैंगिक जनन में लैंगिक कोशिकाओं के बनने में बहुत भिन्नता दिखाई पड़ती है। ये सब युग्मकी, असमयुग्मकी तथा विषमयुग्मकी हो सकते हैं। इसके सामान्य सदस्य क्लैमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगारा तथा कारा हैं। आइए फियोफाइसी के बारे में पढ़ें। फियोफाइसी अथवा भूरे शैवाल मुख्यतः समुद्री आवास में पाए जाते हैं। उनके माप तथा आकार में बहुत भिन्नताएं होती हैं। ये सरल साकित तंतुमय से लेकर सघन साकित जैसे केल्प तक हो सकते हैं। केल्प की ऊंचाई 100 मीटर तक हो सकती है। इनमें क्लोरोफिल, एसिक कैरोटीनाइड तथा जेलोन्थिल होता है। इनका रंग जैतूनी हरे लेकर भूरे के विभिन्न शेड तक हो सकता है। ये शेड जैंथोफिल वर्णक फ्यूकोजैंथिन की मात्रा पर निर्भर करते हैं। इनमें जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन संचित होता है। यह भोजन लैमिनिन अथवा मैनिटोल के रूप में हो सकता है। काई कोशिका में सेल्यूलोज से बनी कोशिका भित्ति होती है, जिसे बाहर की ओर एल्जिल तथा जिलेटिनी अस्तर होता है। प्रोटोप्लास्ट में लवक के अतिरिक्त केंद्र में राजधानी तथा केंद्रक होते हैं। पौधा प्रायः संलग्नक द्वारा अधः स्तर से जुड़ा रहता है। इसमें एक वृत्त तथा पत्ती की तरह प्रकाश संश्लेषी अंग होता है। इसमें कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। अलैंगिक जनन नाशपाती के आकार वाले 2 फ्लैजिला युक्त जूस्पोर द्वारा होता है। इसके फ्लैजिला असमान होते हैं तथा वे पार्श्विक रूप से जुड़े होते हैं। इसमें लैंगिक जनन असमयुग्मकी तथा विषमयुग्मकी हो सकता है। युग्मकों का संगम जल में अथवा अन्नदानी में हो सकता है। युग्मक पायरिफॉर्म की होती है और इसके पार्श्व में 2 फ्लैजिला होते हैं। इसके सामान्य सदस्य एक्टोकॉर्पस डिक्टोएटा, लेमेनिया, लेमनेरिया, सरगासम तथा फ्यूकस हैं। आइए रोडोफाइसी के बारे में पढ़ें। रोडोफाइसी लाल शैवाल हैं। इनका लाल रंग लाल वर्णक आर-फाइकोएरिथ्रिन के कारण होते हैं। अधिकांश लाल शैवाल समुद्र में पाए जाते हैं और इनकी बहुलता समुद्र के गर्म क्षेत्र में अधिक होती है। ये पानी की सतह पर जहाँ अधिक प्रकाश होता है वहाँ भी पाए जाते हैं और समुद्र की गहराई में भी, और जहाँ प्रकाश कम होता है वहाँ भी पाए जाते हैं। लाल शैवाल का लाल थैलस अधिकांशतः बहुकोशिक होता है और इनमें से कुछ भी संरचना बड़ी जटिल होती है। भोजन फ्लोरेडियम स्टार्च के रूप में संचित होता है। इस स्टार्च की संरचना एमाइलोप्रोटीन तथा ग्लाइकोजन की तरह होती है। इसमें कायिक जनन विखंडन, अलैंगिक जनन अचल स्पोर और लैंगिक जनन अचल युग्मकों द्वारा होता है। लैंगिक जनन विषम युग्मकी होता है और इसके पश्चात निषेचनोत्तर विकास होता है। इसमें सामान्य सदस्य पॉलीसाइफोनिया, ग्रिसिलेरिया, पोरफायरा तथा जिलेडियम है। ब्रायोफाइट में मांस तथा लिवरवर्ट आते हैं, जो प्रायः पहाड़ियों के नम तथा छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट को पादप जगत के जलस्थल चर भी कहते हैं, क्योंकि ये भूमि पर भी जीवित रह सकते हैं, किंतु लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर करते हैं। ये प्रायः नम, सीलन तथा छायादार स्थानों में पाए जाते हैं। ये अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी पादपकाय शैवाल की अपेक्षा अधिक विभेदित होती है। यह थैलस की तरह होता है और शयान अथवा सीधा होता है और एक कोशी तथा बहुकोशी मूलाधार द्वारा इब्स्ट्रेटम से जुड़ा रहता है। इनमें वास्तविक मूल तना अथवा पत्तियां नहीं होती। इनमें मूलसम, पत्तिसम अथवा तनासम संरचना होती है। ब्रायोफाइट की मुख्य काय अगुणित होती है। ये युग्मक उत्पन्न करते हैं, इसलिए इन्हें युग्मकोद्भिति कहते हैं। ब्रायोफाइटा में लैंगिक अंग बहुकोषीय होते हैं। नर लैंगिक अंग को पुंधानी कहते हैं। ये द्विकसावी पुमंग उत्पन्न करते हैं। मादा जनन अंग को स्त्रीधानी कहते हैं। यह फ्लास्क के आकार का होता है। इसमें एक अंड होता है। पुमंग को पानी में छोड़ दिया जाता है। ये स्त्रीधानी के संपर्क में आते हैं और अंडे से संगलित हो जाते हैं, जिसके कारण यूमरस बनता है। यूमरस में तुरंत न्यूनीकरण विभाजन नहीं होता और इसके एक बहुकोषीय बीजाणु उद्भिद बन जाता है। स्पोरोफाइट मुक्तजीवी नहीं है, बल्कि यह प्रकाश संश्लेषी युग्मोद्भिद से जुड़ा रहता है और इससे अपना पोषण प्राप्त करता रहता है। स्पोरोफाइट की कुछ कोशिकाएं में न्यूनीकरण विभाजन होता है, जिससे अगुणित बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद में विकसित हो जाते हैं। ब्रायोफाइट का बहुत कम आर्थिक महत्व है, लेकिन कुछ मांस शाकाहारी स्तनधारियों, पक्षियों तथा अन्य प्राणियों को भोजन प्रदान करते हैं। स्फेग्नम की कुछ स्पीसीज पीट प्रदान करती है, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। इसका उपयोग पैकिंग में और सजीव पदार्थों को स्थानांतरित करने में भी करते हैं। इसका कारण यह है कि इनमें पानी को रोकने की क्षमता बहुत अधिक होती है। लाइकेन समेत मांस सर्वप्रथम ऐसे सजीव हैं जो चट्टानों को रोकते हैं। इनका पारिस्थितिक दृष्टि से बहुत महत्व है। इन्होंने चट्टानों को अपघटित किया और अन्य उच्च कोटि के पौधों को उगने के अनुरूप बनाया। क्योंकि मांस मिट्टी पर एक सघन परत बना देते हैं, इसलिए वर्षा की बौछारें मृदा को अधिक हानि नहीं पहुंचा पाती और इस प्रकार ये मृदा अपक्षरण को रोकते हैं। ब्रायोफाइट को लिवरवर्ट तथा मांस में विभक्त कर सकते हैं। आइए लिवरवर्ट के बारे में पढ़ें। लिवरवर्ट प्रायः नमी छायादार स्थानों जैसे नदियों के किनारे, दलदले स्थानों, गीली मिट्टी, पेड़ों की छाल आदि पर उगते हैं। लिवरवर्ट की पादपकाय थैलासाब होती है। थैलस पृष्ठाधार होते हैं तथा अधः स्तर बिल्कुल चिपके रहते हैं। इसके पत्तीदार सदस्यों में पत्तियों की तरह की छोटी छोटी संरचनाएं होती है, जो तने की तरह की रचना पर 2 कतारों में होती है। लिवरवर्ट में अलैंगिक जनन थैलस के विखंडन अथवा विशेष संरचना जेमा द्वारा होता है। जेमा हरी बहुकोशिकीय अंगी कलिकाएं हैं। ये छोटे छोटे पात्रों में जेमा कप कहते हैं में स्थित रहती है। ये अपने पैतृक पादप से अलग हो जाती है और इससे एक नया पादप उग जाता है। लैंगिक जनन के दौरान नर तथा मादा लैंगिक अंग या तो उसी थैलस पर अथवा दूसरे थैलस पर बनते हैं। स्पोरोफाइट्स में एक पाद सीता तथा कैप्सूल होता है। मियोसिस के बाद कैप्सूल में स्पोर बनते हैं। स्पोर से अंकुरण होने के कारण जीवी मोद बनते हैं। आइए मांस के बारे में पढ़ें। जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्मकोद्भिद होती है, जिसकी 2 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था प्रथम तंतु है, जो स्पोर में बनता है। यह विषपी हरा शाखित तथा प्रायः तंतुमय होता है। इसकी दूसरी अवस्था पत्ती की तरह होती है, जो प्रथम तंतु से पार्श्विक कली के रूप में उत्पन्न होती है। इसमें एक सीधा पतला सा तना होता है, जिस पर सर्पिल रूप से पत्तियां लगी रहती हैं। बहुकोशिक तथा शाखित मूलाधार द्वारा मिट्टी से जुड़ी रहती है। इस अवस्था में लैंगिक अंग विकसित होते हैं। मांस में कायिक जनन द्वितीय प्रथम तंतु के विखंडन द्वारा मुकुलन द्वारा होता है। लैंगिक जनन में लैंगिक अंग पुंधानी तथा स्त्रीधानी पत्तीदार प्रभों की चोटी पर स्थित होते हैं। निषेचन के बाद यूमरस से स्पोरोफाइट विकसित होता है, जो पाद सीटा तथा कैप्सूल में विभाजित होता है।
मांस में स्पोरोफाइट लिवर बर्ड की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। कैप्सूल में स्पोर होते हैं। मियोसिस के बाद स्पोर बनते हैं। मॉस में स्पोर विकिरण की बहुत विस्तृत प्रणाली होती है। इसके सामान्य सदस्य फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम तथा स्फेनगम है। आइए टेरिडोफाइट के बारे में पढ़ें। टेरिडोफाइट का सजावट में बहुत अधिक आर्थिक महत्व है। फूल वाले अधिकांश फल का उपयोग सजाने में करते हैं और सजावटी पौधे के रूप में उगाते हैं। विकास की दृष्टि से ये स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे हैं जिनमें संवहन उत्तक जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं। आप इन उत्कों के विषय में विस्तार से अध्याय 6 में पढ़ेंगे। जीवाश्मी रिकॉर्ड के अनुसार टेरिडोफाइट 350 मिलियन वर्ष पूर्व प्रभावी वनस्पति थे और वे तने रूपी थे। टेरिडोफाइट के अंतर्गत हॉर्सटेल तथा फर्न आते हैं। टेरिडोफाइट ठंडे गीले छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, यद्यपि कुछ रेतीली मिट्टी में भी अच्छी तरह उगते हैं। आपको याद होगा कि ब्रायोफाइटा के जीवन को यूं कोई प्रभावी अवस्था होती है, जैसा कि चित्र 3 में दिया गया था। लेकिन टेरिडोफाइट के मुख्य पादप का स्पोरोफाइट है, जिसमें वास्तविक मूल तना तथा पत्तियां होती हैं। इन अंगों में सुस्पष्ट संवहन ऊतक होते हैं। टेरिडोफाइट में पत्तियां छोटी लघु पर्णधारिता सिलेजिनिया अथवा बड़ी बृहद पर्ण हो सकती है, जैसे फर्न। स्पायरोफाइटा में बीजाणुधानी होती है, जो पत्ती की तरह के बीजाणु पर लगी होती है। कुछ टेरिडोफाइट में बीजाणु पर्ण सघन होकर एक सुस्पष्ट रचना बनाते हैं, जिन्हें शंकु कहते हैं। उदाहरण के लिए सिलेजिनिया इक्विसिटम बीजाणुधानी के स्थित बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस के कारण बीजाणु बनते हैं। बीजाणु अंकुरित होने पर एक अस्पष्ट छोटा बहुकोषीय मुक्तजीवी अधिकांशतः प्रकाश संश्लेषित थैलाब युग्म कोविद बाहर आते हैं, जिन्हें प्रोथैलस कहते हैं। इन युग्म कोविदों को युग्मने के लिए ठंडा, गीला, छायादार स्थान चाहिए होता है। इसकी विशिष्ट सीमित आवश्यकता है और निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता कम होने के कारण जीवित टेरिडोफाइट का फैलाव भी सीमित है और कम भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित है। युग्मकोविद के नर तथा मादा अंग होते हैं, जिन्हें क्रमशः पुंधानी तथा स्थितधानी कहते हैं। पुंधानी में पुंमड़ के निकलने के बाद उसे स्थितधानी के मुंह तक पहुंचने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। स्थितधानी में स्थित अंडे से नर युग्मक संलयन होता है और युग्मनज बनता है। उसके बाद युग्मनज में बहुकोशिकीय सुस्पष्ट स्पोरोफाइट बन जाता है, जो टेरिडोफाइट की प्रभावी अवस्था है। यद्यपि अधिकांश टेरिडोफाइट में जहां स्पोर एक ही प्रकार के होते हैं, उन पौधों को समबीजाणु कहते हैं। सिलेंजिलिया साल्विनिया में दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के बृहद तथा लघु जूस्पोर बनते हैं, जिन्हें विषम बीजाणु कहते हैं। बड़े बृहद बीजाणु तथा छोटे लघु बीजाणु से क्रमशः मादा तथा नर युग्मकोविद बनते हैं। ऐसे पौधों में मादा युग्मकोविद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैतृक स्पोरोफाइट से जुड़ा रहता है। मादा युग्मकोविद में युग्मनज का विकास होता है, जिससे एक नया शैशव भ्रूण बनता है। यह घटना बहुत महत्वपूर्ण समझी जाती है, जो बीजी प्रकृति की ओर ले जाती है। टेरिडोफाइट के 4 वर्ग होते हैं, अर्थात 4 क्लास होते हैं: साइलोपसीड और लाइकोपसीड, स्फिनोपसीड तथा टिरोपसीड। आइए जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ें। जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बीजाणु डंडा से भित्ति से ढके हुए नहीं होते हैं और ये निषेचन से पूर्व तथा बाद में अनावृत ही रहते हैं। जिम्नोस्पर्म के मध्यम अथवा लंबे वृक्ष तथा झाड़ियाँ होती है। जिम्नोस्पर्म का सिकुआ वृक्ष सबसे लंबा है। इनकी मूल प्रायः मूसला मूल होती है। इनमें कुछ जीनस की मूल कवक के सहयोग कर लेती है, जिसे कवक मूल कहते हैं, उदाहरण पाइनस। जबकि कुछ अन्यों की छोटी विशिष्ट मूल नाइट्रोजन स्थित करने वाले साइनोबैक्टीरिया के साथ सहयोग कर लेती है, जिसे प्रवाल मूल कहते हैं। उदाहरण के लिए सैकस। इसके तने अशाखी अथवा शाखित होते हैं। इनकी पत्तियां सरल तथा संयुक्त होती हैं। साइकेस में पिक्षाकार पत्तियां कुछ वर्षों तक रहती हैं। जिम्नोस्पर्म में पत्तियां अधिक ताप, नमी तथा वायु को सहन कर सकती हैं। शंकुआकार पौधों में पत्तियां सुई की तरह होती हैं। इनकी पत्तियों से कहीं क्षेत्रफल कम, मोटी क्यूटिकल तथा गर्तिक होते हैं। इन गुणों के कारण पानी की हानि कम होती है। जिम्नोस्पर्म विषम बीजाणु होते हैं। वे अगुणित लघु बीजाणु तथा बृहद बीजाणु बनाते हैं। बीजाणुधानी में 2 प्रकार के बीजाणु उत्पन्न होते हैं। बीजाणुधानी बीजाणुपर्ण पर होते हैं। बीजाणु पर सर्पिल की तरह तने पर लगे रहते हैं। ये सलत अथवा सघन शंकु बनाते हैं। शंकु जिन लघु बीजाणुपर्ण तथा लघु बीजाणुधानी होती है, उन्हें लघु बीजाणुधानी अथवा धनुषंक कहते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु में नर युग्मकोविद संतति उत्पन्न होती है, जो बहुत ही न्यूनीकृत होती है और यह कुछ ही कोशिकाओं में सीमित रहती है। इस न्यूनीकृत नर युग्मकोविद को परागण कहते हैं। परागणों का विकास लघु बीजाणुधानी होता है। जिस संघ पर गुरु बीजाणुपर्ण तथा गुरु बीजाणुधानी होती है, उन्हें गुरु बीजाणुधानी अथवा मादा शंकु कहते हैं। 2 प्रकार के नर अथवा मादा शंकु एक ही वृक्ष अथवा विभिन्न वृक्षों पर स्थित हो सकते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बीजांडकाय की एक कोशिका में विभेदित हो जाता है। बीजांडकाय एक अस्तर द्वारा सुरक्षित रहता है और इस सघन संरचना को बीजांड कहते हैं। बीजांड गुरु बीजाणुपर्ण पर होते हैं, जो एक गुच्छा बनाकर मादा शंकु बनाते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में मेयोसिस द्वारा 4 गुरु बीजाणु बनाते हैं। गुरु बीजाणुधानी स्थित अकेला गुरु बीजाणु मादा युग्मकोविद में विकसित होता है। इसमें 2 अथवा 2 से अधिक स्थितधानी अथवा मादा जनन अंग होते हैं। बहुकोशिकीय मादा युग्मकोविद भी गुरु बीजाणु में ही रह जाता है। जिम्नोस्पर्म में दोनों ही नर तथा मादा युग्मकोविद ब्रायोफाइट तथा टेरिडोफाइट की तरह स्वतंत्र नहीं होते हैं। वे स्पोरोफाइट पर बीजाणुधानी में ही रहते हैं। बीजाणुधानी में परागण बाहर निकल रहे हैं। ये गुरु बीजाणुपर्ण पर स्थित बीजांड के छिद्र तक हवा द्वारा ले जाए जाते हैं। परागण में से एक परागनली बनती है, जिसमें नर युग्मक होता है। यह परागनली स्थितधानी की हो जाती है, वहाँ पर शुक्राणु छोड़ देती है। निषेचन के बाद युग्मनज बनता है, जिससे भ्रूण विकसित होता है और बीजांड से बीज बनते हैं। ये बीज ढके हुए नहीं होते हैं। आइए एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ें। पुष्पी पादपों अथवा एंजियोस्पर्म में परागण तथा बीजांड विशिष्ट रचना के रूप में विकसित होते हैं, जिन्हें पुष्प कहते हैं। जबकि जिम्नोस्पर्म में बीजांड अनावृत होते हैं। एंजियोस्पर्म पुष्पी पादप है, जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। पादपों में सबसे बड़ा वर्ग है। उनके वास स्थान भी बहुत व्यापक है। इनका माप सूक्ष्मदर्शी जीवों, फुलविया से लेकर सबसे ऊंचे वृक्ष यूकेलिप्टस तक होता है। इनमें हमें भोजन, चारा, ईंधन, औषधियाँ तथा अन्य दूसरे आर्थिक महत्व के उत्पाद प्राप्त होते हैं। ये 2 वर्गों द्विबीजपत्री तथा एकबीजपत्री में विभक्त होते हैं। द्विबीजपत्री पौधों की पहचान बीजों में 2 बीजपत्रों के होने, पत्तियों के जालिका रूपी शिराविन्यास तथा पुष्पों की चतुष्टयी अथवा पंचटयी होने, अर्थात पुष्प के प्रत्येक पुष्पी चक्र में 4 अथवा 5 सदस्यों के होने के आधार पर की जाती है। दूसरी ओर एकबीजपत्री पौधों के बीज में केवल एक बीजपत्र का होना, पत्ती में समांतर शिराविन्यास एवं त्रिटयी पुष्प अर्थात प्रत्येक पुष्प चक्र में 3 उपांग होना एक बीजपत्री पौधों के विशेष लक्षण है। 2 बीजपत्री पौधों के बीच में 2 बीजपत्र होते हैं, जबकि एक बीजपत्री में एक बीजपत्र होता है। पुष्प में नर लैंगिक अंग पुंकेसर लघु बीजाणु पत्र होते हैं। पुंकेसर प्रत्येक
पुंकेशन में एक पतला तंतु होता है जिसकी छोटी तथा परागकोश होता है। परागकोश के अंतर पराग मातृ कोशिका अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होकर लघु बीजाणु बनाती है जो परिपक्व होकर परागण बनाती है। उसमें मादा लैंगिक अंग स्त्री केसर तथा अंडक होते हैं। स्त्री केसर के आधार पर फूला हुआ अंडाशय तथा उससे जुड़ी हुई लंबी पतली वर्तिका एवं उसके शीर्ष पर वर्तिकाग्र होता है। अंडाशय के अंदर अंडक उपस्थित होते हैं। सामान्यतः प्रत्येक अंडाशय में गुरु बीजाणु मातृ कोशिका होती है जो अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होकर 4 अग्र बीजाणु बनाती है, जिनमें से 3 अविकसित हो जाती हैं और एक विभाजित होकर भ्रूणकोश बनाती है। प्रत्येक भ्रूणकोश में 3 कोश की अंड समुच्चय, एक अंडकोशिका तथा 2 सहायक कोशिकाएं, 3 प्रतिव्यास कोशिकाएं तथा 2 ध्रुवीय कोशिकाएं होती है। 2 ध्रुवीय कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती हैं जिससे द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक बनता है। परागण परागकोश से निकलने के बाद हवा अथवा अन्य एजेंसियों द्वारा स्त्री केसर के वर्तिका पर अंकुरित होते हैं जिससे परागनली बनती है। परागनली वर्तिकाग्र तथा वर्तिका के ऊतकों के बीच से होती हुई बीजाणु तक पहुंचती है। परागनली भ्रूणकोश के अंदर जाती है जहां पर फटकर या 2 नर युग्मकों को छोड़ देती है। इनमें से एक नर युग्मक अंडकोशिका से संगलित हो जाता है। युग्मक संलयन एक युग्मनज बनता है। दूसरा नर युग्मक द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक से संगलित होता है जिससे त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बनाता है। चूंकि इसमें 2 संलयन होते हैं इसलिए इसे द्विनिषेचन कहते हैं। द्विनिषेचन एंजियोस्पर्म का अद्वितीय गुण है। युग्मनज भ्रूण में विकसित हो जाता है और प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक भ्रूणकोश विकसित हो जाता है। भ्रूणकोश विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। इन घटनाओं के दौरान बीजाणु से बीज बन जाते हैं तथा अंडाशय से फल बनता है। निषेचन के बाद सहायक कोशिकाएं तथा प्रतिव्यासांत कोशिकाएं लुप्त हो जाती हैं। एंजियोस्पर्म के जीवन चक्र को 3.6 में दिखाया गया है। ये 3.6 का चित्र है। एंजियोस्पर्म का जीवन चक्र दिखाया गया है। पादप जीवन चक्र तथा संतति या पीढ़ी एकांतरण, आइए इसके बारे में पढ़ें। पादप में अगुणित तथा द्विगुणित कोशिकाएं माइटोसिस द्वारा विभक्त होती हैं। इसके कारण विभिन्न काय अगुणित तथा द्विगुणित बनते हैं। अगुणित पादप काय माइटोसिस द्वारा युग्मक बनाते हैं। इसमें पादप काय युग्म कोविद होता है। निषेचन के बाद युग्मनज भी माइटोसिस द्वारा विभक्त होता है जिसके कारण द्विगुणित स्पेरोफाइट पादप काय बनता है। इस पादप काय में मियोसिस द्वारा अगुणित बीजाणु बनते हैं। ये अगुणित बीजाणु माइटोसिस विभाजन द्वारा पुनः अगुणित पादप काय बनाते हैं। इस प्रकार किसी भी लैंगिक जनन करने वाले पौधों के जीवन चक्र के दौरान युग्मकों जो अगुणित युग्म बनाते हैं और बीजाणु जो द्विगुणित स्पोरोफाइट बनाते हैं के बीच संतति या पीढ़ी एकांतरण होता है। यद्यपि विभिन्न प्रकार के वर्गों तथा उनकी वृष्टियों में निम्नलिखित पैटर्न प्रदर्शित पाया गया है। बीजाणु उद्भिद संतति में केवल एक कोशिका वाला युग्मनज होता है। उसमें कोई मुक्तजीवी स्पोरोफाइट नहीं होता। युग्मनज में मियोसिस विभाजन होता है जिससे अगुणित बीजाणु बनते हैं। अगुणित बीजाणु में माइटोटिक विभाजन द्वारा युग्मकोविद बनते हैं। ऐसे पौधों में प्रभावी प्रकाश संश्लेषी अवस्था मुक्तजीवी युग्मकोविद होते हैं। इस प्रकार के जीवन चक्र को अगुणितक कहते हैं। बहुत से शैवाल जैसे वालवॉक्स, पायरोगायरा तथा क्लैमिडोमोनास की तरह कुछ स्पीसीज भी इस प्रकार का पैटर्न होता है। कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जहाँ पादप में द्विगुणित बीजाणु प्रभावी प्रकाश संश्लेषी मुक्त होता है। युग्मकोविद एक कोशिकीय अथवा कुछ कोशिकीय अगुणित होते हैं। जीवन चक्र की इस अवस्था को द्विगुणितक कहते हैं। एक शैवाल फ्यूकस स्पीसीज इसी पैटर्न का प्रतिनिधित्व करती है। साथ ही सभी बीजी पादप जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इसी पैटर्न का अनुसरण करते हैं जिसमें युग्मकोविद अवस्था कुछ कोशिकीय से बहुकोशिकीय होती है। ब्रायोफाइट तथा टेरिडोफाइट में मिश्रित अवस्था अर्थात दोनों प्रकार की अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। दोनों ही अवस्थाएं बहुकोशिकीय होती है लेकिन उनकी प्रभावी अवस्था में भिन्नता होती है। एक प्रभावी मुक्त प्रकाश संश्लेषी थलसाब अथवा सीधा अवस्था अगुणित युग्मकोविद में होता है और यह अल्पायु बहुकोशिकीय बीजाणुविद जो पूर्ण अथवा आंशिक रूप से जुड़े रहने का तथा पोषण करने के लिए युग्मकोविद पर निर्भर करते हैं पीढ़ी एकांतरण करता है। सभी ब्रायोफाइट्स में ऐसा ही पैटर्न होता है। द्विगुणित बीजाणु उद्भिद प्रभावी मुक्त प्रकाश संश्लेषी संवहनी पदप का होता है। यह बहुकोशिकीय मृतजीवी स्वपोषी मुक्त लेकिन अल्पायु अगुणित युग्मकोविद से पीढ़ी एकांतरण करता है। ऐसे पैटर्न को अगुणित जीवन चक्र कहते हैं जैसा कि 3.7 में दिखाया गया था। इसके कुछ अपवाद हैं। अधिकांश शैवाल में अगुणित पैटर्न होता है। उनमें से कुछ जैसे एक्टोकॉर्पस पॉलीसाइफोनिया कैल्प के अगुणित द्विगुणित पैटर्न होते हैं। फाइकस एक शैवाल है जिसमें द्विगुणितक पैटर्न होता है। आशा करते हैं आपको यह अध्याय पसंद आया होगा। इसमें कुछ भी त्रुटियां हुई है उसके लिए क्षमा चाहते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। जल्द ही हम नए पाठ को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।